वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस। VOICE वॉइस मीन्स वॉच। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। नंबर 1 एक्टिव वॉइस कृतवाच, नंबर 2 पैसिव वॉइस कर्मवाच। तो हम बारी बारी समझने जा रहे हैं क्या है एक्टिव वॉइस, क्या है पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कृतवाच, कृतवाच जब वर्ब क्रिया के द्वारा सब्जेक्ट कर्ता को प्रधानता दी जाती है, अर्थात कार्य कर्ता के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा होता है। तो उस सेंटेंस वाक्य को एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। अब हम अपने शब्द में बताएं, जब कोई भी कार्य स्वयं, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य स्वयं करता है, सब्जेक्ट करता है, तो वह सेंट हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अब जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आज राम किल्स a rat। राम किल्स a rat। राम एक चूहा मारता है। तो इसमें जो वर्ब है किल्स, आपका किल्स क्या है? वर्ब है। तो राम क्या है? आपका सब्जेक्ट है। ए रैट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैंने क्या बताया? जब वर्ब के द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाए, अर्थात एक कार्य कर्ता के द्वारा हो, तो ऐसा वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में समझा जाता है। तो सही बच्चे ध्यान दें, मेरे सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि जितने हम टेंस पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, 12 टेंस पढ़ते हैं, तो कुल मिला के हमारे सारे टेंस के अनुवाद एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। तो इन्हीं को हम पैसिव वॉइस में बदलने जा रहे हैं। तो इसमें वर्ब्स क्या है? किल्स है। क्रिया किल्स कौन कर रहा है? कौन मार रहा है? राम मार रहा है। प्रधानता राम को दी जा रही है। अब ये हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में है। ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिया नहीं किया जा रहा है, क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो ऐसे वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस कर्मवाच, कर्मवाच। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, जब वर्ब क्रिया के द्वारा, जब वर्ब क्रिया के द्वारा ऑब्जेक्ट कर्म को प्रधानता दी जाए, को प्रधानता दी जाए, अर्थात
कार्य दूसरे के द्वारा हो तब ऐसा सेंटेंस वाक्य पैसिव वॉइस में समझा जाता है। पैसिव वॉइस में समझा जाता है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको बताने के लिए कि कैसे ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। इस वाक्य में राम किड्स आर राइट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ओ क्या है आपका ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? राइट। अब देखो इसमें राम क्रिया किया, अब हम राइट से नहीं ऑब्जेक्ट से कराएंगे, क्योंकि अब हम राम को ऑब्जेक्ट बना देंगे और राइट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ऑब्जेक्ट द्वारा काम कराया जाएगा। जैसे आ राइट इज किल्ड बाई राम, आ राइट इज किल्ड बाई राम। तो वर्ब से पहले हमारा क्या होता है? वर्ब से पहले हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट। अब वर्ब के बाद क्या आ रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट। अब राम को मैं ऑब्जेक्ट बना दिया, तो इस अब किल्ड कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है। अभी जो वर्ब है ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे रही है, सब्जेक्ट के स्थान पर राइट आ गया, तो ऐसा वाक्य हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस, क्योंकि जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट को प्रधानता दे रहा है। और इस वाक्य में राम सब्जेक्ट था, तो ये वर्ब राम को प्रधानता दिया था, तो एक्टिव वॉइस समझा गया। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। पहले आप अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, पहले आप आधार बनाएं, तो उसके बाद समझे। देखो कितना अच्छा लगेगा। पैसिव वॉइस मीन्स कुछ नहीं, एक खेल, जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये भी एक खेल है। कहा नहीं गया है लाइफ इज स्पोर्ट, लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ इज आर्ट। महात्मा गांधी ने क्या कहा? लाइफ इज स्ट्रगल। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, पैसिव वॉइस में बदलने के नियम, कुल 12 टेंसेज होते हैं। कुल 12 टेंसेज काल होते हैं, जिनमें से 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है। 8 टेंसेज कालों की पैसिव वॉइस बनती है। शेष 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 4 टेंसेज कालों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, नहीं बनती है।
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप समझिए कुल 12 टेंसेज होते हैं, जिनमें से 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती है, शेष 4 टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस बनने वाले, पैसिव वॉइस बनने वाले टेंसेज, पैसिव वॉइस बनने वाले टेंसेज। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 2, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 प्रेजेंट, नंबर 4 आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नंबर 5 पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 6 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 7 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नंबर 8 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब समझ गए कि 12 टेंसेज में जो 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है वो आपके सामने है, तो 4 की नहीं बनती है। तो प्रेजेंट का जो चौथा होता है, पास्ट का चौथा होता है, फ्यूचर का चौथा होता है। तो क्लियर हो गया कि ये तो 3 माइनस हो गए, लेकिन फ्यूचर के 2 माइनस होते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हो गए 4। तो हम आपको आगे बता रहे हैं पैसिव वॉइस न बनने वाले टेंसेज, पैसिव वॉइस न बनने वाले टेंसेज। नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 3 फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। नंबर 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब सभी स्टूडेंट समझ गए कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, कितने की नहीं बनती है। और सभी स्टूडेंट इसको नोट करें। माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगला नियम क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, समझिए। अगला नियम क्या कह रहा है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते
समय सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर्म और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, सब्जेक्ट में बदल देते हैं। नोट, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। विशेष बात क्या है आपकी, हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होता है, कोई भी टेंस हो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो हम क्या नोट में क्या लिख रहे हैं, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखकर, थर्ड फॉर्म मीन्स तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था लिखकर बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब अगला नियम क्या कह रहा है, हेडिंग क्या बन रहा है, सम प्रोनाउंस, some pronouns change into their objective case, their objective case। यानी इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सर्वनाम का परिवर्तन उनके कर्म कारक के रूप में, किसके रूप में, कर्म कारक के रूप में। जैसे कुछ प्रोनाउन हैं, यानी ऑब्जेक्ट का कुछ और रूप होता है, सब्जेक्ट का कुछ और रूप होता है। इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हम दो केस बना रहे हैं, एक पहला बना रहे हैं नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस इसका मतलब कर्ता कारक, कर्ता कारक का मतलब कर्ता का रूप या उसका पोजीशन, कर्ता कारक। अब हम आपको बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम कहेंगे कर्म कारक, ऑब्जेक्ट का स्थान। जैसे हमारा प्रोनाउन है आई, आई किसका रूप है, सब्जेक्ट का, और इसका ऑब्जेक्ट का रूप क्या हो जाता है, मी। वी है कर्ता का रूप और अस ऑब्जेक्ट का रूप, यू सब्जेक्ट का रूप और यू ही ऑब्जेक्ट का रूप होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यू कर्ता का रूप भी है, यू ऑब्जेक्ट का भी है। तो बच्चे ध्यान देंगे, जब वर्ब मेन वर्ब के बाद यू है तो ऑब्जेक्ट है, और मेन वर्ब से पहले है तो सब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। आपके दो प्रोनाउन ऐसे आए जो कर्ता का रूप वही ऑब्जेक्ट का रूप। कौन कौन, यू और इट। सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। अब हम बता रहे हैं दे का क्या होता है, देम। ऑब्जेक्ट का रूप क्या होता है, देम।
और एक प्रोनाउन आपका आता है हु का होता है बाई हूँ, बाई हूँ। तो इसीलिए हेडिंग मैंने क्या बनाया, सम प्रोनाउन चेंज इनटू दियर ऑब्जेक्टिव केस। जैसे कर्ता आई है तो जब इसको आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का रूप हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, या मी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया है तो मी से आई भी हो जाएगा, अस ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना रहे हैं वी भी हो जाएगा। आप समझ रहे हैं हमारी बात को, यानी आई को कर्ता बनाएंगे तो मी को आई को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को कर्ता बनाएंगे तो आई, दोनों क्रम चलेगा, उल्टा सीधा दोनों। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ एक ऐसा नियम बताने जा रहे हैं डोवर सब्जेक्ट के बारे में, जो एक शब्द के रूप में आते हैं ना, उनका नाम पता नहीं होता है, उनका ना पहचान होता है, अनिश्चितता में होते हैं वो। ऐसे शब्दों को हम डोवर सब्जेक्ट कहते हैं। डोवर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स एज जैसे वन, नो वन, एनी वन, everyone, no everyone, everybody, somebody, anybody, pupil, police, pupil, police। कभी कभी जब वी और दे का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, व्यापक अर्थ में होता है, तो इनको बाई प्रीपोजिशन के साथ लुप्त कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो डोवर सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, नो वन, एनी वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, पीपल, पुलिस, डोवर सब्जेक्ट। और इसके बाद हम क्या बता रहे हैं, कभी कभी जब वी और दे का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, समझ जात का बोध कराने के लिए होता है, तो ऐसे में वी और दे को भी हम लुप्त कर देते हैं बाई के साथ, और डोवर सब्जेक्ट को भी बाई के साथ, बाई प्रीपोजिशन के साथ लुप्त कर दिया जाता है, ऑब्जेक्ट का स्थान नहीं दिया जाता है। हम आगे जब नियम पढ़ेंगे आपको बताएंगे तो कैसे लुप्त होंगे, बहुत अच्छी तरह समझा के बताएंगे। आप इतना समझो डोवर सब्जेक्ट क्या है। अब हम आ गए अपने नियम पे। हमारा नियम क्या है, सबसे पहले टेंस हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, चेंज इनटू
पैसिव वॉइस। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको क्या समझाए, दो वर्ड सब्जेक्ट्स, जैसे आपके वन, नो वन, एनी वन, एवरी वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, पीपल, पुलिस। अब बच्चे समझ रहे होंगे कैसे पुलिस दो वर्ड सब्जेक्ट है। अभी जैसे बोला जाए मुकेश गिरफ्तार हो गया, कौन गिरफ्तार करने आएगा? मोदी आएंगे, योगी गिरफ्तार करने आएंगे, पुलिस आएगी, हुआ ना व्यापक पुलिस। तो पुलिस हमारा दो वर्ड सब्जेक्ट। पीपल, पीपल भी व्यापक अर्थ में प्रयोग होता है। पीपल हमारा क्या है? व्यापक अर्थ में हम इसका भी प्रयोग करते हैं। तो जो हमारे दो वर्ड सब्जेक्ट हैं, हम इनको पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट का स्थान न देकर वाई के साथ इनको लुप्त कर देते हैं। तो अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसके पहले भाग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, स्वीकारात्मक वाक्य। रूल, रूल क्या कह रहा है? सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स कर्ता, यू वी दे प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर बहुवचन संज्ञाओं के साथ, संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर का प्रयोग करते हैं। ये हमारे प्रोनाउन है, बहुवचन में है। हमारे नाउन भी बहुवचन में आते हैं। गर्ल्स, बॉयज, मैन, नाउन भी हमारा बहुवचन होगा। सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी हमारा बहुवचन होता है। तो प्रोनाउन कौन से बहुवचन? यू वी दे। तो बहुवचन सब्जेक्ट के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करते हैं। अब सब्जेक्ट कर्ता आई के साथ वर्ब क्रिया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया एम का प्रयोग करते हैं, करते हैं। सब्जेक्ट्स कर्ता ही, सी, इट, सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन संज्ञाओं के साथ, संज्ञाओं के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप नोट कर लिए नियम।
अब नियम आ गया और क्या कह रहा है, नोट क्या कह रहा है, सभी सब्जेक्ट्स कर्ताओं के साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म मीन्स तीसरी अवस्था लिखो कर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। अब पैटर्न बना रहे हैं बच्चों, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट्स। पैटर्न आपका क्या कर रहा है, एस प्लस इज एम आर इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस एम बी थर्ड प्लस ओ प्लस बाई एम बी थर्ड्स प्लस बाई प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। तो बच्चे पहले पैटर्न समझिए। पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद बच्चे सभी ध्यान देंगे कि कोई भी टेंस हो, हमेशा पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। नोट में क्या लिखा हूँ, सभी सब्जेक्ट कर्ताओं के साथ मेन वर्ब मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म तीसरी अवस्था लिखकर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। तो एम बी थर्ड के बाद हमारा बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा। जैसे एक हम आपको बता रहे हैं, भगवान का नाम लेके, भगवान का राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना होगा कि हमारा सेंटेंस किस टेंस में है। तो हम टेंस पहचान लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तभी तो नियम सोचेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाते समय उसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। करता आई रहेगा तो आई एम लगाओगे, एक वचन सिंगुलर नंबर एक वचन सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगाओगे, प्लूरल नंबर बहुवचन रहेगा तो आर लगाओगे। और आपका नियम क्या कहता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे ए लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, राम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ नाउन है तो हम ए लेटर यहाँ ला रहे हैं, आ लेटर आ बता रहा है, एक खुदे बता रहा है सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब क्या लगेगा आपका, इज। ए लेटर इज। अब हेल्पिंग वर्ब आपने लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइट्स। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, राइटन। क्या होगा, राइटन। ए लेटर इज राइटन। क्या लगाए हम, एम बी थर्ड के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था के बाद बाई लगाए। अब ओ, यानी यही हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो बाई के बाद हमारा क्या आ जाएगा, राम। क्या आ गया, तो इस वाक्य की पैसिव वॉइस क्या हो गया, a लेटर इज राइटन बाई राम।
आशा करता हूँ कि बच्चे कुछ समझे होंगे, लेकिन पूर्ण नहीं। अभ्यास से विद्या आती है, विद्या केन वर्तते, विद्या अभ्यासेन वर्तते। अब दूसरा वाक्य, जैसे अब उस वाक्य में हम प्रोनाउन ले रहे हैं, जैसे हम कहें सी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है सी, ऑब्जेक्ट क्या है ओ। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय यही ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाओगे तो इसका मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई हो जाएगा, सब्जेक्ट का रूप, कर्ता का रूप आई हो गया। तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, आई एम, आई एम। अब वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, आई एम लव्ड बाई। अब सी नॉमिनेटिव केस है, कर्ता का रूप, जब ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा सी से क्या हो जाएगा, हर। वेरी गुड। इस क्योंकि आपको मैं पहले बताया हूँ, सम प्रोनाउन चेंज इनटू दियर ऑब्जेक्टिव केस। तो समझ में आया, आई एम लव्ड बाई हर। अब हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं डोवर सब्जेक्ट पर, कैसे बाई के साथ लुप्त हो जाते हैं। इन दोनों वाक्य में बाई के साथ ऑब्जेक्ट आया, लेकिन जब सब्जेक्ट की जगह डोवर सब्जेक्ट रहेगा तो बाई प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट को लुप्त कर देंगे। कैसे, जैसे हम कहें एवरीवन प्रेजेज, एवरीवन प्रेजेज सुनीता, एवरीवन प्रेजेज। अब यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या आया है, डोवर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, सुनीता। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। तो ऑब्जेक्ट क्या है, सुनीता, सुनीता को सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब सुनीता हमारा सिंगुलर है प्लूरल, सुनीता सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज। अब मेन वर्ब की कौन सी अवस्था हो जाएगी, थर्ड, प्रेज्ड, सुनीता इज प्रेज्ड। ये डोवर सब्जेक्ट है। अब ए बाई के साथ पार्टनर बाई के साथ ओ की जगह जब जाना चाह रहा है, नहीं जा पाएगा, लुप्त कर दिया जाएगा, डोवर सब्जेक्ट है एवरीवन। तो बस यहीं तक इंड हो जाएगा। सुनीता इज प्रेज्ड, सुनीता की प्रशंसा की गई। बच्चे समझ गए होंगे डोवर सब्जेक्ट कैसे लुप्त हुआ। ऐसे बहुत से डोवर सब्जेक्ट शब्द हैं, आएंगे तो समझ लेना। अब एक बात और बताने जा रहे हैं, कभी कभी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट ना होकर डबल ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले आप लोग समझ लो, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे वह ऑब्जेक्ट जो निर्जीव वस्तुओं से संबंधित होता है उसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पेन, बुक, ये हमारा वस्तु है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अप्रत्यक्ष कर्म, प्रत्यक्ष कर्म। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, वह ऑब्जेक्ट जो सजीव से संबंध रखता हो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे अभी आपने समझा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, समझा आपने। तो ये प्रोनाउन है, लेकिन तो प्राणी के लिए ही बहुत हो रहा है ये, तो ये हमारे सजीव ऑब्जेक्ट हैं। और जैसे सजीव ऑब्जेक्ट मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये भी हमारे सजीव ऑब्जेक्ट हैं। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, वाक्य में कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, यू गिव मी ए फ्लावर, यू गिव मी ए फ्लावर। आप मुझे एक फूल देते हैं, आप मुझे फूल देते हैं।
तो एक ऑब्जेक्ट क्या हुआ आपका मी, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हुआ अ फ्लावर। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैं किसको कर्ता बनाऊं। आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको कर्ता बनाएं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जैसे आप दो ऑब्जेक्ट आया, एक मी आया, एक अ फ्लावर आया, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये सजीव से संबंधित है। अ फ्लावर हमारा वस्तु से संबंधित है, इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो कर्ता चाहे अ फ्लावर को पकड़ लें पहले, चाहे मी को पकड़ लें, इसका कोई अंतर नहीं है। लेकिन ध्यान ये रखना है, जैसे मैं मी को पकड़ रहा हूँ, मी यहाँ आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया आई के साथ सह क्रिया एम, और एम भी थर्ड क्या होगा गिवन। इतना आप कर लीजिए, आई एम गिवन। अब आपका ए ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो मेन वर्ब के बाद ए जो ऑब्जेक्ट बच रहा है, मेन वर्ब के तुरंत बाद लिखेंगे, बाई नहीं लगाएंगे, बाई इसके बाद लगाएंगे। तो गिवन अ फ्लावर, गिवन अ फ्लावर बाई, अब बाई के बाद सब्जेक्ट यू आएगा, तो सब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट रूप वही यू ही होता है, तो क्या हो जाएगा अ फ्लावर बाई यू। तो क्या हो गया आई एम गिवन अ फ्लावर बाई यू। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट आए। तो अगर कोई स्टूडेंट कह रहा है सर हम अ फ्लावर सब्जेक्ट बनाएंगे, बना लो, अ फ्लावर पकड़ लिए, अ फ्लावर सिंगुलर हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज लगाओगे, इज, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन। अब जैसे आप इसको मी को कर्ता बनाए थे, फ्लावर बचा था, अब फ्लावर को कर्ता बना रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्ट मी बच रहा है दूसरा, तो गिवन के बाद आप मी को रखेंगे, फिर प्रीपोजिशन बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट यू को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाओगे। इसका वही रूप होता है कर्ता का, वही ऑब्जेक्ट का। आप समझ गए होंगे कि जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं उनको हम कैसे चुनाव करें कर्ता के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चुनाव कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मेरा मेथड थोड़ा बहुत अलग है पढ़ाने का। पढ़ाता तो बड़ा धीमा हूँ, लेकिन जो पढ़ाता हूँ स्ट्रांग पढ़ाता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा पढ़ाने का अंदाज अच्छा लगा हो तो कृपया दक्षिणा के रूप में मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।